Hello everyone, welcome to our channel Clear Net with us. In this video, we are going to discuss NET 2021 paper from Unit 1 Business Environment and International Business. Before starting the video, please ensure that you have subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the video. The first question is, which is the most potent driver of business transformation during COVID-19 pandemic? The options are ethical consciousness, scale economies and pricing power, technology adoption and innovation, supply chain logistics and government interventions. तो जब कोविड-19 आया था, यहाँ पर पूछा गया है कि उस टाइम पर जो बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म किया था, ऐसा कौन सा फैक्टर था? तो देखिए, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ थी जिसने सभी बिजनेसेस को चलाया था. ठीक है, तो उस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं एज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड इनोवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिसोर्स सीकिंग एफडीआई मूव्स टू अ कंट्री वेयर. ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हेल्प एमएनसीज इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, per capita income and size of the market are large, raw material and manpower are in abundance and technologies are available to improve productivity. तो यहाँ पर आपसे रिसोर्स सीकिंग एफडीआई के बारे में पूछा गया है कि एक रिसोर्स सीकिंग एफडीआई जो है वो कैसी कंट्री में मूव करेगी. तो उसका आंसर है वो ऐसी कंट्री में मूव करना चाहेगी जहाँ पर रॉ मटेरियल और मैन पावर जो है वो अबंडेंस में अवेलेबल है. Next question is, the term current account transaction is defined as a transaction other than a capital account transaction and without prejudice to the generality of the foregoing. Such transaction includes. तो बेसिकली यहाँ पर आपसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में जो जो चीज़ें आती हैं वो पूछी गई हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं. तो ऑप्शन देखिए सबसे पहले उसने कहा है ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया, ये नहीं आती है. फिर बोला है पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारी इंक्लूड होती है. देन वी हैव रेमिटेंसेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड, ये भी आती है. लास्ट है बोरोइंग और लैंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इन इंडियन रुपीज़, ये नहीं आती हैं. तो हमारा आंसर जो है इसका वो है बी एंड सी ओनली. ये जो ए और डी ऑप्शंस है ना, ये हमारी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं. ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने ये फेमा रिलेटेड क्वेश्चन है और फेमा में पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं और करंट अकाउंट में कौन सी आती हैं. तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर जो हमारी ए और डी ट्रांजैक्शंस है वो आती हैं और करंट अकाउंट में बी और सी आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉज डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज. तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ऐसा मोड जॉइंट वेंचरिंग का, ठीक है, जिसमें एक कंपनी जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस तो कर सकती है लेकिन वो फॉरेन ओनरशिप के थ्रू नहीं कर सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाइसेंसिंग. वैसे तो फ्रेंचाइजिंग जो है, देखिए ओनरशिप तो हो ही नहीं सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकता है. इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में से हो सकता है, दोनों ही ऑप्शंस ठीक है, लेकिन एज पर आंसर की लाइसेंसिंग जो है वो एक बेटर तरीका है. तो इसका आंसर जो है वो है हमारा लाइसेंसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेटन वुड्स रेजोल्यूशंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ. अब आपको पता है कि ब्रेटन वुड से दो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बने थे, एक बना था हमारा वर्ल्ड बैंक और एक बना था IMF. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है IMF की. सो द करेक्ट आंसर विल बी IMF. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रॉम लीस्ट इंटीग्रेटेड टू द मोस्ट इंटीग्रेटेड. इसमें हमारे पास ऑप्शंस है कस्टम्स यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट एंड पॉलिटिकल यूनियन. अगर आपको याद हो, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये जो आपने टॉपिक किया था उसके अंदर जो है ये आपने पढ़ा है. अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखाती हूँ. जो हमारी लेवल्स हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, वो ये लेवल्स हैं. सबसे पहले आता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फिर कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनिट. अगर आपको ये लेवल्स याद हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था. तो यहाँ पर एज पर दिस गिवन हमारी सबसे पहली ऑप्शन हो जाएगी फ्री ट्रेड एरिया. ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कस्टम्स यूनियन, उसके बाद हो जाएगा कॉमन मार्केट. ठीक है, फिर होगा इकोनॉमिक यूनियन और लास्ट होगा
पॉलिटिकल यूनियन। इस बेसिस पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। द कोलैप्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप इन यूएसएस इन डैश एंड यूएसएसआर इन डैश लेड टू emergence ऑफ द ट्रांजिटरी इकोनॉमीज। तो कोलैप्स हुई थी ईस्टर्न यूरोप 1989 में और यूएसएसआर जो है वो बना था 1991 में। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है सी 1989 एंड 1991। Next question is arrange the following economic regions in increasing order of FDI inflows as per the UNCTAD report 2020। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं क्योंकि कोई भी बैठ के जो है ये पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा ये देखने के लिए कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो एक तरह से रहा है। बट एज पर द आंसर की इस क्वेश्चन का आंसर था EBDCA। दैट मीन सबसे पहले यूरोप, फिर ट्रांजिशन इकोनॉमी, देन डेवलप्ड इकोनॉमीज, देन नॉर्थ अमेरिका एंड देन डेवलपिंग इकोनॉमीज। लेकिन हालांकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो रिपोर्ट में ये सीक्वेंस नहीं गिवन है। जो सीक्वेंस रिपोर्ट में गिवन है वो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको इंस्टीट्यूशंस दिए हैं और उन इंस्टीट्यूशंस को आपको मैच करना है उनके ईयर के साथ। तो देखिए हमारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1966 के अंदर। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आया था 1960 के अंदर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आया था 1967 के अंदर और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आया था हमारा 1944 के अंदर। तो ये जो करेक्ट सीक्वेंस है हमारी करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और टेरिटरीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द WTO। अगेन आपको इसके लिए सारी कंट्रीज़ के नाम याद होने चाहिए। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईरान। अभी तक ईरान जो है वो WTO का मेंबर नहीं बना है, बाकी तीनों कंट्रीज़ जो है वो WTO के मेंबर जो है वो बन चुकी हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज़ रिसेंटली बीन नेगोशिएटेड टू रिप्लेस नाफ्टा विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नाफ्टा को रिप्लेस किया था विद USMCA, USA, मैक्सिको और कनाडा। ये जो इनके बीच में जो अग्रीमेंट है नाफ्टा का, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था USMCA के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन क्या कहता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट and contributes to a significant share of the domestic investment, employment generation and exports। तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इससे इसका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। मतलब जब आप और फैक्ट्रीज लगाते हो, इंडस्ट्रीज़ का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो असर्शन इज करेक्ट। रीज़न में कहा गया है substantial increase in the magnitude of capital inflows have remarkably improved the balance of payments and foreign exchange reserve position। तो जो कैपिटल इन्फ्लोज हो रहे हैं ना हमारी कंट्री में, उससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन इंप्रूव हुई है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन भी इंप्रूव हुई है। एज अ स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, लेकिन एज अ रीज़न ये ठीक नहीं है। मतलब असर्शन और रीज़न जो है वो कहीं से भी असर्शन का रीज़न जो है वो सही नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन बी हियर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FDI in Indian manufacturing has largely been resource seeking, efficiency seeking, market seeking and export oriented। अब देखिए वैसे तो अगर हम देखें, अगर आपने FDI पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता है कि ये होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में FDI क्यों हो रहा है। उसका एक रीज़न है कि यहाँ की मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ जो है मार्केट की फॉर्म में वो बहुत अच्छी हैं, इस वजह से ये इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग्स अंडर द WTO। अगर आपने पढ़े हैं प्रिंसिपल तो ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम अंडर WTO। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीयर ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन, प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी,
promoting fair competition, encouraging development and economic reforms and protecting the environment. बहुत कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है ना WTO का तो उसमें आप ये प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं. तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं अगर आप इनको देखते हैं और हम पीछे अपनी ऑप्शंस को देखते हैं तो देखिए सबसे पहले है रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी हमने पढ़ा, ये प्रिंसिपल होता है WTO का. बेनिफैक्टरी एंड रेजिलिएंट, ये नहीं होता है. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये है. बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल कमिटमेंट्स, ये भी है. प्रोटेक्टिव एंड बेनिवलेंट, ये नहीं है. तो यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शंस हैं A, C एंड D ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following countries in the ascending order of their contribution to the WTO budget 2020. अगर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो भी कर सकते हैं. अब देखिए जो हमें यहाँ ऑप्शंस गिवन है चाइना, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम. तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है WTO में. ठीक है, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है अगर आपने WTO को पढ़ा है. तो अगर हम उसी के बेसिस पर अपनी नीचे ऑप्शंस देखें, उसने असेंडिंग ऑर्डर में हमें कहा है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है. तो इस हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट USA कर रहा है तो USA हमारी सबसे लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए. तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारी C में ही है, विच इज़ सबसे कम जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है, फिर जापान का है, फिर जर्मनी का है, फिर चाइना का है और लास्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the theory which explains the effect of devaluation on balance of trade is known as. ऑप्शंस है हमारे पास फिलिप्स कर्व थ्योरी, मुंडल-टॉबिन हाइपोथेसिस, जे कर्व थ्योरी एंड के कर्व थ्योरी. तो इसका आंसर जो है वो जे कर्व थ्योरी है. ये देखिए ये हमारी जे कर्व थ्योरी है. इसमें बताया गया है कि जब आप करेंसी को डीवैल्यूएट करते हैं ना, डीवैल्यूएशन करते हैं करेंसी का, तो इनिशियली हमारे जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो इनिशियली नेगेटिव में जाता है और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, विच रिप्रेजेंट्स अ जे कर्व. तो इस बेसिस पर हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है जे कर्व थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ. ऑप्शंस है प्रिडेटरी प्राइसिंग, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, डंपिंग एंड लास्टली लो कॉस्ट फाइनेंसिंग. काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी देखिए एक एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी होती है जो इम्पोज की जाती है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है. कब ये इम्पोज की जाती है एक्स्ट्रा ड्यूटी? जब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी गई हो, टैक्स कंसेशंस मिले हों जिस कंट्री से वो एक्सपोर्ट की जा रही है. तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो इस बेसिस पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट सब्सिडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट opportunistic takeover of domestic firms amid COVID-19 pandemic, foreign direct investment from countries that share borders with India is allowed through. अब यहाँ पर कहा गया है COVID-19 के टाइम पर जो FDI जो कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया के साथ, उन कंट्री से FDI अलाउ की गई थी किस रूट से? ऑप्शंस है हमारे पास ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, FIPB रूट एंड DPIIT रूट. अगेन थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो इसका आंसर है गवर्नमेंट रूट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर कंडीशंस इन माइकल पॉटर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस इंक्लूड. Options are market size, demand conditions, internationally competitive suppliers, skilled labor and scientific knowledge. तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ये माइकल पॉटर की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस के बारे में नहीं पता है तो आप फोकस कीजिए फैक्टर कंडीशंस पे, मतलब जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. तो अब आप देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या मार्केट साइज आता है? नहीं आता है. डिमांड कंडीशंस आती है? नहीं आती है. इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स आते हैं? नहीं आते हैं. लेकिन क्या लेबर आती है? बिल्कुल आती है. तो इस बेसिस पर भी आप इसको आंसर कर सकते हो. द करेक्ट आंसर इज स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज. वैसे ये बहुत फेमस है, ये भी आपको इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये हमारा.
वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपको पता है 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये हैं वो 5 इंस्टीट्यूशंस। इसमें आता है आपका IBRD, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर मेंबर्स भी स्टेटेड है, उनका ईयर भी गिवन है। फिर आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मिगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो अब वापस से देखते हैं क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थी। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्या ये WTO का पार्ट है? बिल्कुल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अलग इंस्टीट्यूशन है, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से IMF और वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुए थे, लेकिन तो IMF जो है वो अलग इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर A, D और E जो हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। तो मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो कंट्रीब्यूट करती है किस चीज़ में? पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन? नहीं। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी? बिल्कुल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और लिटरेसी आता है। फिर है मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये भी आता है। जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटियरिंग, मार्केट कंट्रोलिंग, ये नहीं आता है। लास्टली रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़, ये भी आता है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शंस बनेंगी वो बनेंगी B, C एंड E ओनली। मैं आपको एक बारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपोनेंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारे वैसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें कंपनी का प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है, तभी वो आगे कंट्रीब्यूट कर पाएगी टूवर्ड्स सोसाइटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब यू हैव टू ओबे द लॉ। देन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें हम कहते हैं आपको एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब वो करना चाहिए जो सही है। लास्टली फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपको एक अच्छा सिटीज़न जो है वो होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ये हमारा पार्ट था कैरल्स का CSR पिरामिड, लेकिन ये हमारा कंपोनेंट्स भी हैं CSR के। तो उस बेसिस पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है B, C एंड E ओनली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 में ऑथर्स के नेम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज दी गई हैं। तो आपको बताना है कौन सी ट्रेड थ्योरी जो है किस ऑथर ने दी है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आता है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी दी है? डेविड रिकार्डो ने दी है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। फिर है माइकल पॉटर। माइकल पॉटर ने थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दी है, ठीक है। फिर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ में थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दी है। और लास्टली हेक्सर और ओहलिन ने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो दी है। तो इस बेसिस पर हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन जाएगी ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स आउटलाइंड इन द उपसिला मॉडल। ठीक है, उपसिला मॉडल के बेसिस पर आपको क्या प्रोसेस होगा जब आप इंटरनेशनल एंटर करना चाहते हो, मतलब नई कंट्रीज़ में एंटर करना चाहते हो बिजनेस के थ्रू, तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले उपसिला मॉडल देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो है ये उपसिला मॉडल है। इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले है नो रेगुलर एक्सपोर्ट, मतलब स्पॉरेडिक एक्सपोर्ट। फिर है इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर है फॉरेन सेल सब्सिडरी और लास्टली फॉरेन प्रोडक्शन एंड सेल्स सब्सिडरी। तो अगर हम अपनी ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पर स्पॉरेडिक एक्सपोर्ट से पहले जो ऑप्शन आएगी एक वो आएगी डोमेस्टिक ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन। तो ये हमारी सबसे पहली ऑप्शन जो है वो आएगी। उसके बाद आएंगे स्पॉरेडिक एक्सपोर्ट्स, ठीक है। फिर आएंगे एक्सपोर्टिंग वाया इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। देन वी विल हैव एस्टैब्लिशिंग अ फॉरेन सेल्स एंड सब्सिडरी। और लास्ट में हमारे पास आएगा फॉरेन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस बेसिस पर जो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई वो हो गई ऑप्शन नंबर 3 DAECB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर इकोनॉमीज। अभी ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है, एक बारी फिर से वो देख लेते हैं। हमारा
इसकी सबसे पहले देखिए लेवल्स जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के हैं उसमें आता है सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट, फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फिर कस्टम्स यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, फिर आएगा फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, देन वी विल हैव कस्टम यूनियन, उसके बाद आएगा कॉमन मार्केट और लास्ट आएगा इकोनॉमिक यूनियन। तो इसके बेसिस पर जो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी वो हो जाएगी DACEB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको बुक्स गिवन है और उनके ऑथर्स जो हैं यहाँ पर वो गिवन है, आपको उनको मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो आपको वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1976 में आई थी उसके ऑथर कौन थे, ये सबसे इजी यही है, इसमें एडम स्मिथ थे उसके, ठीक है। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817, ये इसके थे डेविड रिकार्डो, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1798, इसके थे आपके थॉमस माल्थस, और लास्टली दास कैपिटल 1867, उसके थे कार्ल मार्क्स। तो इस बेसिस पर जो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट इज occasional sale of a commodity at a lower price abroad in order to unload an unforeseen and temporary surplus of the commodity without reducing domestic prices is called। देखिए पहले तो सिंपल सिचुएशन, जब आप बाहर जाकर अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचते हो उसको डंपिंग कहते हैं। तो अब आपको बताना है यहाँ पर ये कहा गया है जब आपके पास सरप्लस है, उस सरप्लस को ख़त्म करने के लिए जब आप टेम्परेरी बेसिस पर अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देते हो, डोमेस्टिक प्राइसेस को नहीं, जो फॉरेन में आप प्राइस चार्ज करते हो उसको कम कर देते हो, तो ये क्या है, एक टेम्परेरी फेज़ है जिस फेज़ के लिए आपने अपने प्राइसेस को कम किया है। और टेम्परेरी जो फेज़ होता है जो रेगुलर नहीं होता है उसको हम कहते हैं स्पोरेडिक। तो इसका आंसर होगा हमारा स्पोरेडिक डंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एज एनंशिएटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंक्लूड्स। अब आपको बताना है कि इनमें से जो आपको ये 5 पॉइंट्स गिवन है इनमें से बताना है कि कौन से राइट्स हैं कंज्यूमर के अंडर सेक्शन 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहले है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो क्या ये राइट है कंज्यूमर का? ये बिल्कुल राइट है कि ऐसे गुड्स का प्रमोशन मार्केटिंग नहीं किया जाए जिससे आपकी लाइफ को या आपकी चीज़ों को जो है खतरा है। फिर सेकंड है आपका टू बी एश्योर्ड द कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड लो कॉस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब देखिए ये तो ठीक है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस एश्योर किया जाए, लेकिन लो कॉस्ट क्वालिटी गुड्स ये हम नहीं कह सकते हैं, तो ये पूरी तरह से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देन वी हैव टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल सर्विस द ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉरम्स, कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को आप अगर किसी फॉरम के पास लेके जाते हो तो वहाँ पर देखा जाएगा, ये भी ठीक है। फिर है हमारे पास टू बी प्रोटेक्टेड फॉर मल्टीपल यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स प्रॉफिट्स डाइवर्सिटी एंड इक्विटी, ये नहीं है। और लास्टली टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी पोटेंसी प्योरिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, बिल्कुल उसको ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारी यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हैं वो हैं A, C एंड E ओनली। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का ये मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें इवेंट्स गिवन है और लिस्ट 2 में ईयर गिवन है कि वो इवेंट्स कौन से ईयर में हुए थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, ये आपको पता ही है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी। गैट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1948 के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें WTO ने कब रिप्लेस किया था गैट को, तो वो 1995 में किया था। तो अगर आपको ये नहीं भी पता है मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है 1974। तो इस बेसिस पर हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे 2021 पेपर से यूनिट 1 के क्वेश्चंस। होप ऑल क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपको एक नई यूनिट के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।